डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कोलिजन थ्योरी। इस टॉपिक को मैं बहुत ही आसान तरीके से और कम से कम टाइम में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब ये कोलिजन थ्योरी क्या है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि रिएक्शन रेट्स या रेट ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई है। तो उन थ्योरीज में से दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं। उन दो इम्पॉर्टेंट में से जो पहली इम्पॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये एक थ्योरी है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो इन दो थ्योरीज में से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ कोलाइड हो रहा है, यानी कोलिजन की भी बारे में बात की जाएगी। इस थ्योरी का जो बेस है दैट इज एक्चुअली कोलिजन, यही बताना चाहता हूं मैं। कोलिजन थ्योरी अगर देखा जाए इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोलिजन थ्योरी गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी इसको आप गैसेस के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली। लिक्विड्स के लिए या सॉलिड्स के लिए, यानी सॉलिड रिएक्शंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी आप गैसियस स्टेट में जो रिएक्शन है उनका रेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस थ्योरी की मदद से। लिक्विड और सॉलिड स्टेट में जो रिएक्शंस होती है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ गई? शाबाश। क्योंकि ये किसके ऊपर बेस है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है? काइनेटिक थ्योरी कहती है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स वो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। कंटिन्यूअस मोशन। कंटिन्यूअस मोशन मतलब वो लगातार मोशन करते रहते हैं। और ये मोशन जो ये रैंडम है, रैंडम मोशन, रैंडम। यानी मॉलिक्यूल्स, अगर किसी गैस कंटेनर के मॉलिक्यूल्स को लेंगे हम, ये कंटिन्यूअसली इधर उधर मूव करते रहते हैं रैंडम डायरेक्शन में। इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है और ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, यानी ये रेस्ट में नहीं रहते गैस मॉलिक्यूल्स। और काइनेटिक थ्योरी जो है इसकी मदद से हम गैसियस रिएक्शंस का रेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड और सॉलिड का नहीं। अब अगर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में, मान लीजिए ये भी मोशन में, ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है, ठीक है, तो इससे क्या होता है? ये मॉलिक्यूल्स एक तो आपस में कोलाइड करते हैं, यानी मोशन की वजह से यहां पे क्या होगा? कोलिजन होगा। कोलिजन, मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन। और कोलिजन होगा विद वॉल ऑफ कंटेनर, यानी ये आपस में भी टकराएंगे और वॉल के साथ में भी, यानी वॉल के साथ में भी कोलिजन होगा और मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में भी कोलिजन होगा। तो दो तरह की कोलिजन होंगे यहां पे, यानी कोलिजन तो होगा यहां पे। और कोलिजन बहुत तरह के हो सकते हैं। मान लीजिए एक साथ में दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, ये इस तरह भी कोलिजन हो सकता है। कोलिजन में एक मॉलिक्यूल यहां से, दूसरा मॉलिक्यूल यहां से और तीसरा मॉलिक्यूल यहां से आके एक साथ तीन मॉलिक्यूल्स यहां पे कोलाइड करेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर कोलिजन। लेकिन सबसे सिंपल कोलिजन अगर मैं बताऊं तो सबसे सिंपल कोलिजन है ये बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन। यानी अगर मैं सिंपलेस्ट कोलिजन की बात करूं तो वो आएगा बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन। मॉलिक्यूलर कोलिजन। और इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा भी है, यानी एक मॉलिक्यूल यहां से आया, एक मॉलिक्यूल यहां से आया, आपस में टकराए, ये सबसे आसान कोलिजन है। अब तीन मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ टकराए, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां पे जो सिंपलेस्ट कोलिजन होगा वो होगा कम से कम बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन। तो कोलिजन थ्योरी जो है, कोलिजन थ्योरी को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो हम यहां पे बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन ही लेंगे। क्या लेंगे? बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन। बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन का मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में
कोलाइड कर रहे हैं कम से कम, और इसके बेसिस पे इस कोलिजन थ्योरी का मॉडल तैयार किया जा सकता है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार की जा सकती है। यानी कोलिजन थ्योरी किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है, प्रेडिक्ट करता है, वो देखा जा सकता है। अब मान लीजिए ये जो बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन ले रहा हूं मैं, ये दो एटम्स के बीच में ले रहा हूं या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ले रहा हूं। एक मॉलिक्यूल है ए तो दूसरा मॉलिक्यूल है बी, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं। अब कोलाइड करेंगे तो कोलिजन से क्या होगा? कोलिजन से दो चीजें हो सकती, या तो ये सिंपल कोलिजन होगा या फिर कोलाइड करके ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और ए बी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि कोलिजन जब होगा तभी पॉसिबिलिटी है रिएक्शन होने की, और कोलिजन थ्योरी इसी के बेस पे एक रेट ऑफ रिएक्शन या एक रिएक्शन को या स्पीड ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। अगर हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी की, कोलिजन थ्योरी का मतलब यही है कि वो ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और जब वो कोलाइड करेंगे तभी जाके रिएक्शन होगी। और अगर हम सबसे सिंपल वाला कोलिजन लेंगे तो वो लेंगे हम बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। तो इन नटशेल में ये कहूंगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने देखा कि कोलिजन थ्योरी जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड, तो गैसियस रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहां तक तो क्लियर। एक बात। दूसरी बात, अगर हमें इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहला जो कोलिजन लेंगे हम, यानी गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ये भी मालूम है हमको, और इसमें सबसे सिंपल वाला कोलिजन जो है वो होगा बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन। और इसमें हमने एक तरह का कोलिजन लिया बिटवीन मॉलिक्यूल ए एंड बी। अब हम देखेंगे आगे ये कोलिजन थ्योरी क्या कहती है और ये बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन को कैसे एक्सप्लेन करेगा, और इसके बेसिस पे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन कर सकते हैं या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं इस कोलिजन थ्योरी के अपने पोस्टुलेट्स क्या है। अब हम देखते हैं पोस्टुलेट्स किसकी? कोलिजन थ्योरी के। तो मैं लिखूंगा पोस्टुलेट्स। ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है? ये कहता है कि अगर रिएक्शन करनी है, रिएक्शन, तो रिएक्शन तभी होगी जब कोलिजन होगा। कोलिजन जब होगा तब जाके रिएक्शन होगी, विदाउट कोलिजन रिएक्शन नहीं होगी। तो ये हम भी जानते हैं कि जब तक ना मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, नजदीक आएंगे, तब तक आपस में ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो है, रिएक्शन के लिए कोलिजन मस्ट है। कोलिजन इज मस्ट। दूसरा, अब कोलिजन्स हो रहे हैं, लेकिन क्या सभी के सभी कोलिजन्स प्रोडक्ट बनाएंगे या सभी के सभी कोलिजन्स के बाद में रिएक्शन होगी? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि ऑल कोलिजन्स डू नॉट लीड टू, या मैं बोलूंगा डू नॉट यील्ड प्रोडक्ट, बोलूंगा मैं यील्ड प्रोडक्ट। डू नॉट यील्ड प्रोडक्ट का मतलब रहता है कि ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, यानी हर एक कोलिजन से रिएक्शन नहीं होगी। फिर क्या होगा? तीसरा पॉइंट मैं कहूंगा कि सिर्फ वही कोलिजन से रिएक्शन होगी। ये बात सुनना मेरी, पहला जो पॉइंट बताया मैंने वो कोलिजन बताया, कोलिजन मस्ट है, लेकिन हर एक कोलिजन से रिएक्शन नहीं होगी। फिर किससे कोलिजन होगी, मतलब रिएक्शन किससे होगी, किस कोलिजन से रिएक्शन होगी? मैं ये कहूंगा ओनली दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव। याद रखना, इफेक्टिव मतलब जहां पे रिएक्शन होगी, यानी सिर्फ उन्हीं कोलिजन की वजह से रिएक्शन होगी। वेयर, याद रखना, वेयर मॉलिक्यूल्स, यानी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स possess certain minimum energy,
यानी रिक्वायर्ड एनर्जी, इनके पास में कुछ एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, और उस एनर्जी को कहते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं उसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स में अगर कोलिजन होता भी है तो हर एक कोलिजन से रिएक्शन नहीं होता, बल्कि सिर्फ उन कोलिजन्स की वजह से रिएक्शन होगा जिन कोलिजन्स में मॉलिक्यूल के पास में या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास में सफिशिएंट एनर्जी होगी। मान लीजिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी इनमें कम है, तो रिएक्शन नहीं होगी। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कोलाइड करें लेकिन इनमें एनर्जी हाई है तो रिएक्शन हो सकती है। अब जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो कम से कम एनर्जी होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं बोलूँगा दिस इज मिनिमम एनर्जी which the molecules must possess to form product या to undergo reaction, to undergo effective collision। ये बात याद रखना। इफेक्टिव कोलिजन के लिए मिनिमम एनर्जी मस्ट, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मान लीजिए मैं इसको ग्राफिकली समझा सकता हूँ। ये एनर्जी का है, एनर्जी का एक्सीस, और ये रिएक्शन प्रोग्रेस। हम जब रिएक्शन दिखाते हैं हम ऐसा कहते हैं कि A + B आपस में रिएक्ट होता है और ये बनाता है प्रोडक्ट AB। ठीक, ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, लेकिन इन एनर्जीज को हम कहते हैं एवरेज एनर्जी। और हम ये भी जानते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर पे इजीली रिएक्ट नहीं करता, यानी हर एक मॉलिक्यूल जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उनको एनर्जी देनी पड़ती है। ये मैं समझा दूंगा। सपोज हमारे पास में एयर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये वाटर नहीं बनाता एयर में। क्यों? क्योंकि उनके पास में सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। इन मॉलिक्यूल्स के पास में, ये भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास में सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, यानी इनके पास में एवरेज एनर्जी नहीं है। एवरेज एनर्जी है, इनके पास में इतनी एनर्जी है। अब जो रिएक्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए वो मैं बता देता हूं। वो जो एनर्जी रहती है वो मैं बोलूंगा एक एनर्जी बैरियर है, और ये जरूरी भी है। यानी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एनर्जी बैरियर नहीं होता तो वो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट करते और एटमॉस्फेयर का पूरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन खत्म हो जाता और लाइफ भी खत्म हो जाती। तो इनको रिएक्ट करने से कौन रोकता है? इनको रिएक्ट करने से एक बैरियर रोकता है, एक एनर्जी बैरियर। वो एनर्जी बैरियर क्या है? वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स एंड मेक बॉन्ड्स। यानी इन बॉन्ड्स को, इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी जब भी एक रिएक्शन होनी हो तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को पहले ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। यानी कम से कम एनर्जी इतनी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट्स के पास में, इतनी एनर्जी, तब जाके वो इधर प्रोडक्ट बना सकते हैं। और इस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब कभी कभी क्या करते हैं हम रिएक्टेंट्स को एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या और कुछ, तब जाके वो रिएक्ट करते हैं। यानी हम उनको सप्लाई करते हैं, समझ में है ना? यानी हम उनको वो रिक्वायर्ड एनर्जी देते हैं, और उस रिक्वायर्ड एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड by molecules to attain this threshold energy, to attain this minimum energy। बात समझ में आ गई? और ये जो एनर्जी है ये मॉलिक्यूल्स के पास में खुद की है, और रिएक्ट होने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, और
जब हम एनर्जी इसको देते हैं तो वो ये वाली एनर्जी देते हैं, ताकि ये एनर्जी यहाँ से इन मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में चले जाएं, तब जाके रिएक्शन होगी। बात समझ में आया ना? तो इसका मतलब दो चीज़ें, एक तो कोलिजन ज़रूरी है, दूसरा ये एनर्जी ज़रूरी है। ये एनर्जी ज़रूरी है, मिनिमम एनर्जी। हो गई दो बातें। अब चौथा पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया ना, तो चौथा पॉइंट में बताऊंगा। अगर मॉलिक्यूल्स के पास में कोलिजन, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन भी हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, इनके पास में एनर्जी भी है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन नहीं हो सकती। इन दो चीज़ें होने के बाद में भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके लिए तीसरी एक चीज़ ज़रूरत है। वो तीसरी चीज़ क्या है उसको मैं कहूँगा, तीसरी जो चीज़ है, थर्ड जो फैक्टर है, उसको मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टीरिक फैक्टर कहूँगा मैं इसको, स्टीरिक फैक्टर। ये बात याद रखना। यानी दो चीज़ें तो मिल गई, लेकिन तीसरी एक चीज़ भी चाहिए इसको, दैट इज कॉल्ड स्टीरिक फैक्टर। ये बात मैं समझाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। अब स्टीरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो, मान लीजिए एक रिएक्शन है, उसमें एक मॉलिक्यूल ए ये बी सी के साथ में रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है ए बी प्लस सी, यानी ए बी हमारा मेन प्रोडक्ट। ये जब बी के साथ टकराएगा, बी के साइड से टकराएगा इसको, तब जाके ये बी के साथ प्रोडक्ट बनाएगा ए। लेकिन अगर सपोज ए आया और बी जो है वो उल्टा बैठा हुआ था, उल्टा बैठा हुआ था, यानी उसकी टेल इस साइड में थी, तो ये ए टकराएगा सी के साथ में, यानी कोलिजन सी के साथ में होगा। तो जब कोलिजन सी के साथ में होगा तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन, मैं कहूँगा नो रिएक्शन। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिएंटेशन भी ज़रूरी है, मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन भी ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ जो कोलिजन थ्योरी कहती है, कोलिजन थ्योरी, वो तीन फैक्टर्स की बात करती है, थ्री फैक्टर्स, यानी तीन फैक्टर्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन जो वो डिपेंड करता है। एक फैक्टर उसने कहा कोलिजन, यानी नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स, कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। ठीक, दूसरा एनर्जी फैक्टर है, एनर्जी कितनों की हो रही है, और तीसरी एनर्जी कितनों के पास में है प्रॉपर एनर्जी। तीसरी जो है वो है स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर बोल सकता हूं मैं। तो कोलिजन थ्योरी कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो रेट है वो डिपेंड करेगी कि रिएक्शन कितनी हो रही है, और रिएक्शन कितनी हो रही है वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो रहे हैं, और उन नंबर ऑफ कोलिजन्स में कितने मॉलिक्यूल्स के पास में प्रॉपर एनर्जी है, और प्रॉपर एनर्जी होने के बाद में क्या स्टीरिक फैक्टर ठीक है कि नहीं। यानी तीनों चीज़ें, एक तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो रहे हैं, दूसरा एनर्जी है क्या उनके पास में, तीसरा जो फैक्टर है क्या वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में है कि नहीं। तो तीन फैक्टर्स पे ये जो रेट है वो डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? तो इन तीन फैक्टर्स को हम लिखेंगे और इसके बाद में आपको इजीली कोलिजन थ्योरी का जो इक्वेशन है वो भी समझ में आ जाएगा। अब आप नज़र रखो यहाँ पे, कोलिजन जो है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए मेरे पास में एक गैस कंटेनर है यहाँ पे, इसमें ए और बी मॉलिक्यूल्स है और इसका वॉल्यूम जो है वो 1 ml है, 1 ml। अब मैं देखता हूँ कि नंबर ऑफ कोलिजन्स इस कंटेनर में कितने होते हैं बिटवीन ए एंड बी, और पर सेकंड ये कितने होते हैं इस वॉल्यूम में, उसको कहता हूँ मैं कोलिजन नंबर, यानी नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। और इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को मैं दिखाऊंगा Z से, ठीक है। अब इसके बाद में एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स के पास में,
यानी एनर्जी कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास में, उसको मैं दिखाऊंगा एफ, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग प्रॉपर एनर्जी। वो होगा बराबर इस टोटल में से, ये जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सपोज एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मैं कहूँगा ऐसे कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए इसमें एन ई के पास में प्रॉपर एनर्जी है, तो मैं ये कहूँगा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद प्रॉपर एनर्जी, उसको मैं कहूँगा एन ई डिवाइड बाई टोटल एन, या टोटल मॉलिक्यूल्स में से इतने मॉलिक्यूल्स के पास में प्रॉपर एनर्जी है। और ये बराबर होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए, याद रखना ई ए डिवाइड बाई आर टी। अब ई ए क्या है, ई है एक्टिवेशन एनर्जी और आर जो है गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। हो गई दो चीजें। अब तीसरा जो यहां पे है उसको हम कहते हैं स्टीरिक फैक्टर यानी पी। इसका वैल्यू जो है वो 1 to 10⁻⁻⁹ रहता है, ठीक है, इसकी रेंज। और कुछ रिएक्शंस में समटाइम्स ये 10⁻6 भी हो जाता है समटाइम्स, समझ में आना। और जब इसका वैल्यू 1 होगा तो समझ लेना कि ये कोलिजन थ्योरी को फॉलो कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है या स्टीरिक फैक्टर है। अब यहाँ पे 3 फैक्टर्स मैंने बताया, इनके ऊपर रेट डिपेंड करता है। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि रेट जो है, रेट अगर मैं इस पर्टिकुलर कंटेनर की बात करूं, इसमें पर यूनिट पर सेकंड इसमें गिवन अमाउंट है, तो मैं स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करूं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट की, जिसे आप रेट कांस्टेंट कहते हैं, तो मैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट अगर निकालूं तो वो के है, वो बराबर होगा फिर Z इंटू एफ इंटू पी। और ये जो P है ना, इसको मैं थोड़ा सा अभी कुछ देर के लिए नेगलेक्ट भी कर सकते हैं हम, कुछ देर के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है इसमें। तो इन 3 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि रेट जो है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, वो बराबर आएगी फिर Z यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग प्रॉपर एनर्जी इंटू प्रोबेबिलिटी, राइट। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P Z इंटू एफ, ठीक। ये अब Z जो है, याद रखना, यहां पे मैं Z लिखता हूं। Z जो है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये जो ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग प्रॉपर एनर्जी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम अगर ए और बी 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए लिखिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज 1/√2, राइट। और इसके बाद में लिखूंगा मैं पाई, फिर लिखूंगा मैं सिग्मा स्क्वायर, ये भी बताऊंगा मैं सिग्मा स्क्वायर क्या है, सिग्मा स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद में लिखूंगा मैं वी एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी इंटू एन ए यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, एन ए एन बी। इसको आप बाद में मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग विद व्हाट, एवोगैड्रोस नंबर। ये हो गया Z। बात समझ में आ गई। अब अगर मैं ये V एवरेज देखूं, V एवरेज ये बराबर रहता है √8 पाई आर टी, एक मिनट को, ये 8 आर टी है, सॉरी 8 आर टी बाई पाई एम। ये हम पढ़ते रहते हैं, ये गैसियस स्टेट में हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, यानी 8 आर टी बाई पाई एम। और यहाँ पे 8 आर और m जो है, m मीन्स मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास A और B का है, तो इसका मतलब मुझे अलग अलग इन दोनों का एक तरह का एवरेज मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो m को जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस बाय म्यू, म्यू मीन्स रिड्यूस्ड मास, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V एवरेज इज इक्वल टू √8 R बाई पाई म्यू। अब ये म्यू क्या है, म्यू मीन्स रिड्यूस्ड मास, यानी MA/MB डिवाइड बाई MA प्लस MB, यानी मॉलिक्यूलर मास इनका। एक तरह से मान लो ये एवरेज
लेते हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास, उसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। अगर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स रहते तो मैं ये कहता कि यही m ले लो, लेकिन यहाँ पे दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, शाबाश। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दूँ, तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे पास में k है, याद रखना k वो बराबर आएगा z के बदले में, ये सॉरी मैं लिखूंगा ऐसे p, ये वाला p इंटू लिखेंगे हम z के बदले में क्या लिखूंगा मैं, z के बदले में लिखूंगा मैं ये 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, याद रखना। और v एवरेज के बदले में अब ये लिखूंगा मैं v एवरेज, ये v है ना ये वाला, इसके बदले में लिखेंगे √8 RT डिवाइड बाई पाई और म्यू क्या है, ये है रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास, ठीक। और हो गया इतना यहाँ तक। फिर लिखेंगे हम NaNb और साथ में लिखेंगे यहाँ पे F, ठीक, इंटू F कर देंगे। यहाँ तक लिख दिया। अब इसको करेंगे सॉल्व, F को भी इधर लेके आऊंगा मैं कुछ देर के बाद। अब देखो यहाँ पे P लिख दिया मैंने, और यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व कर दूंगा, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये रूट इधर ले जाओ, ये हो जाएगा Na, ये वाला Na, Nb, ठीक। यहाँ पे पाई सिग्मा स्क्वायर, राइट, सिग्मा स्क्वायर लिख दिया मैंने। सिग्मा स्क्वायर ए भी लिखूंगा मैं क्योंकि ये 2 का है। सिग्मा जो है ना, इसको हम कहते हैं कोलिजन डायमीटर, ये भी समझा दूंगा मैं ये क्या होता है। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसके बदले में 8 RT डिवाइड बाई √2, यहाँ था ना, ये इधर लेके आ जाओ, ये यहाँ पे भी √2 पाई म्यू हो जाएगा, ठीक। और इनटू करेंगे हम F। अब हमें मालूम है F किसके बराबर है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम बाद में पुट कर देंगे। अब अगर मैं इस पाई को भी इधर लेके आ जाऊं तो ये बन जाएगा, यहाँ तक ये ठीक है, ये बन जाएगा P इंटू NaNb सिग्मा स्क्वायर AB, राइट। इसके बाद में √4 हो जाएगा, ये √4। अब ये पाई जो है ना, पाई इधर लेके आ जाए, ये बन जाएगा √π², क्योंकि चलो मैं लिख ही लेता हूँ, √π² RT डिवाइड बाई पाई म्यू। अब स्क्वायर और ये कट, देखो स्क्वायर और रूट अगर हम देखेंगे ना तो ये वापस पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये वापस पाई। अब F के बदले में मैं लिखूंगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -EA डिवाइड बाई RT, जो हमने ऊपर लिखा हुआ था, ठीक। ये हो जाता है K इसके बराबर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा फिर से ये K इज इक्वल टू P इंटू NaNb सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा को डिफाइन करेंगे हम, सिग्मा स्क्वायर AB √4 पाई RT डिवाइड बाई म्यू, ये है ना, इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -EA बाई RT, ठीक। यहां तक तो ठीक है, शाबाश। ये है हमारे पास में इक्वेशन। अब ये जो पूरा है ना, ये पूरा ये Z के बराबर। अब मैं आपको दिखाता हूं सिग्मा क्या है। सिग्मा जो है इसको हम कहते हैं कोलिजन डायामीटर। देखो अगर हमारे पास में एक तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये आपस में जब कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के टाइम पे इनके न्यूक्लियर के दरमियान जो ये डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं सिग्मा। अब अगर मॉलिक्यूल्स हमारे पास में 2 तरह के हैं, सपोज एक छोटा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उस टाइम पे क्या लेते हैं हम, उस टाइम पे हम ये जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। पहले हम कहते हैं इसको RA, ए मॉलिक्यूल का रेडियस। फिर इस यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है इसको हम कहते हैं B मॉलिक्यूल का रेडियस, यानी RB।
डिवाइड बाय करते हैं 2, तो उसको हम कहते हैं सिग्मा ए बी। सिग्मा ए बी जो है वो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी डिवाइड बाय 2 आता है। बात समझ में आ गई? तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा ये z के बराबर है, z के बराबर। तो इस सूरत में मैं इसको कह सकता हूं k इज इक्वल टू पी जेड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी, ए बाई आर टी। तो ये हमारे पास में इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस जो है ना, ये कोलिजन थ्योरी की इक्वेशंस हैं। इनसे आप रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। अब देखो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है ना, ये बाद में दिया गया है, जो मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी है उसमें दिया गया। उससे पहले जो थ्योरी थी वो मैं बताऊंगा कितनी थी। जो पहले कोलिजन थ्योरी दी गई थी ओरिजिनल वाली, उसमें के दिखाया गया z एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी, इसके बराबर। ठीक, अब ये जो है ये एक्सपोनेंशियल, ये ना एक्सपोनेंशियल और ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। अब ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पहले जो आता है इसको हम कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयर विद अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन क्या है? k इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी, ये है ना। अब देखो इसके हिसाब से ई ए बाई आर टी, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल ऑफ ई ए बाई आर टी, एक्सपोनेंशियल ऑफ ई ए बाई आर टी, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के। इसके हिसाब से a जो है वो z के बराबर आता है। ये पुरानी थ्योरी है। लेकिन जो मॉडिफाइड थ्योरी है, मॉडिफाइड थ्योरी में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। यानी मॉडिफाइड थ्योरी में हम रेट बताते हैं, वो बराबर आता है p इंटू जेड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी। तो मॉडिफाइड थ्योरी में फिर पी जेड ए के बराबर आता है ना। मॉडिफाइड थ्योरी का अगर हम कंपैरिजन करेंगे अर्हेनियस इक्वेशन के साथ में, तो वहां पे जो पी जेड है वो ए के बराबर आएगा। यानी प्रोबेबिलिटी इनटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी दोनों इसके बराबर आएंगे। तो फिर मैं ये कह सकता हूं यहां पे इसके हिसाब से ए जो है ए, फिर मैं बोलूंगा कि ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक। और पी जो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, राइट। यहां तक तो हो गया, यहां तक तो क्लियर। अब इसका जो टेस्ट है, टेस्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, मैं ये कहूंगा टेस्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी। इसको टेस्ट कहां कहां पे किया गया? सबसे पहली बात, जब डिकम्पोजिशन ऑफ HI देखा गया, HI तो ये देता H2 प्लस I2, तो यहां पे ये थ्योरी पास हो गई, क्योंकि थ्योरेटिकली जो इसने वैल्यू दिया था यहां पे रेट कांस्टेंट का या रेट का, वही प्रैक्टिकली भी आ गया। यानी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यू यहां पे दोनों मैच हो रहे थे। और इसी तरह से हमारे पास में H2 प्लस I2 जो रिएक्शन है, यानी इसका उल्टा ट्वाइस HI, तो यहां पे ये पास हो गया। इस तरह से हमारे पास में ट्वाइस N2O, ये अगर हम डिकम्पोज करेंगे ये देगा हमको ट्वाइस N2 प्लस O2, तो यहां पे भी ये पास हो गया। यानी इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कोलिजन थ्योरी के हिसाब से जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो दोनों मैच हो रहे थे, तो यहां पे तो ये पास हो गया। लेकिन फेल भी हुआ ये बहुत जगह पे। अब हम इसकी फेलियर्स देखेंगे कहां कहां पे हुए। अब हम देखते हैं इस थ्योरी के फेलियर्स कहां कहां, मतलब कहां कहां पे ये फेल हो गया, इसकी वीकनेसेस क्या क्या है। देखो पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन है ना, इसके बारे में इसकी जो कैलकुलेशंस है वो गलत हो गई। इसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स, इसकी कैलकुलेशंस गलत हो गई। इस थ्योरी के हिसाब से इनका जो वैल्यू आना चाहिए था, इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन आना चाहिए था, वो 10⁻⁴ टाइम्स ग्रेटर देन कैलकुलेटेड आ गया, यानी एक्सपेरिमेंटल आ गया। एक्सपेरिमेंटल यानी एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यूज है वो कम आ गए, जबकि इसके हिसाब से वैल्यूज बहुत ज़्यादा आ गए रेट ऑफ रिएक्शन की। तो बहुत मीन्स 10,000 टाइम्स से ज़्यादा आ गए इसकी रेट। इसी तरह से जो रिएक्शन बिटवीन
इथेनॉल और एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसकी जो रेट है जब कैलकुलेट की गई तो 10⁵ टाइम्स ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल आ गया, एक्सपेरिमेंटल। यानी इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और इस थ्योरी के हिसाब से जो वैल्यूज कैलकुलेट किए गए वो आपस में बराबर नहीं आए। ठीक, ये हो गई एक बात। और इसके बाद में अगर हम प्लॉट ऑफ के वर्सेस 1/T लेंगे, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंस देखेंगे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। मैं बताऊंगा कैसे। सपोज अगर मैं के को ले लूँ इस तरह, के इज इक्वल टू PZ के बदले में सपोज मैं लिखता हूँ एक कांस्टेंट B दोनों के बदले में, और एक्सपोनेंशियल ऑफ -EA/RT लिखता हूँ, और B जो है ना, B को मैं रखता हूँ ये बराबर है Z या PZ की। सपोज अगर मैं लॉग ले लूँ तो ये बन जाएगा log ऑफ K इज इक्वल टू log B। ठीक, और ये एक्सपोनेंशियल जो है ये लॉन ले लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल लॉन खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा -EA/RT है ना, और T तो मैं लिखूंगा 1/T। तो इसके हिसाब से ये अगर मान लीजिए y एक्सिस पे, ठीक, और ये लूंगा मैं x एक्सिस पे, तो ये बन जाएगा स्लोप और ये बन जाएगा इंटरसेप्ट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आना चाहिए था, इस तरह ग्राफ, नेगेटिव ग्राफ, नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन ऐसा नहीं आता है, ऐसा ग्राफ इसमें आता ही नहीं है। तो ये ऐसा देखा गया है कि रिएक्शंस के लिए ऐसा ग्राफ नहीं आता। फिर कब ऐसा ग्राफ आता? तो ऐसा ग्राफ आता है, ये आना चाहिए ln K वर्सेस 1/T के टाइम पे, लेकिन ऐसा ग्राफ आता है ln K वर्सेस √T के टाइम पे। तो इसका मतलब ये जो है ये इक्वेशन फॉलो नहीं होती है रिएक्शंस के लिए, यानी वहाँ पे ये फेल हो जाती है। समझ में आया? शाबाश। अब चेन रिएक्शंस में अगर देखा जाए, चौथा पॉइंट, चेन रिएक्शंस में भी फेल हो जाता है, क्योंकि चेन रिएक्शंस में जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू कम आता है, कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल से कम आता है, यानी उल्टा हो जाता है। पहले वाले रिएक्शंस में क्या बताया था मैंने, वहाँ पे कैलकुलेटेड ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल कम, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटेड कम एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा, उल्टा आ गया। और एक बात इसमें EA की बात की गई, एक्टिवेशन एनर्जी। कोलिजन थ्योरी अपने बल पे या अपने लिहाज से एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकती, यानी इसके पास में कोई तरीका है ही नहीं एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का। और सातवां पॉइंट जो है इसमें, ये गैसेस के लिए और बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, फिट होता है, लेकिन लिक्विड रिएक्शंस के लिए, यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए एट लो प्रेशर से हाई प्रेशर से एप्लीकेबल नहीं। बात समझ में आ गई? अब इसकी जो वीकनेसेस है, इसका क्या रीजन है, व्हाई दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। इसकी वजह है इसके एजम्पशंस जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे लिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या जहाँ पे हम इलास्टिक कोलिजन्स कंसिडर करते हैं, वो थ्योरी फिट होगी एक जगह, और वो कौन सी जगह है? वो है आइडियल गैसेस के लिए। आइडियल गैसेस के लिए ओके, लेकिन रियल गैसेस के लिए ओके नहीं है। ठीक, और एक रीजन है ये क्लासिकल कंसेप्ट है, यानी क्रूड कंसेप्ट, पुराने कंसेप्ट, इसमें कोई क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट नहीं लिया गया, और इंटरनल मोशन को कंसिडर ही नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल ट्रेवल करता वो देखा जाता है, मॉलिक्यूल रोटेट करता ये नहीं देखा जाता, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है ये नहीं देखा जाता, यानी वाइब्रेशन और रोटेशन को कंसिडर नहीं किया जाता। और एक खास बात इसमें, जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल्स की, वो इग्नोर की जाती है। यानी हमारे पास में कुछ मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर कोलाइड भी हो जाए तो ये जरूरी नहीं है कि कोलिजन के बाद में उनका रिएक्टिव पार्ट ही आपस में कोलाइड हो जाए, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो यही वजह है। अब इससे बेहतर थ्योरी दी गई जो इन सब चीज़ों को कंसिडर करती है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही।